नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर जिन लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनको बता दो कि हम लोग लूसेंट को पूरा खत्म कर रहे हैं। लूसेंट का पॉलिटी अभी चल रहा है, हिस्ट्री खत्म हो चुका है। जिनने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है उसका एक 11 घंटे के आसपास का एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा पूरा लूसेंट को इसी चैनल पे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राज्यपाल पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, विधान परिषद पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी फैक्ट्स उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग राज्यपाल से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, जब उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। इसके अंतर्गत राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए राज्यपाल के बारे में क्या क्या लिखा है यहाँ पे। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। अब ये जो है जम्मू कश्मीर वाला नियम कानून सब खत्म हो चुका है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये जो है सभी राज्यों के लिए लागू होता है। भाग 6 देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है जो कि सभी राज्यों पर लागू होता है वर्तमान में। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? कार्यपालिका का उपयोग करता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है। समझ में आया क्या? कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इस प्रकार से जैसे संघ की कार्यपालिका में मुख्य शक्ति जो होती है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास होती है, उसी प्रकार से वास्तविक रूप से मुख्य शक्ति जो होगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है, समझ में आया क्या? बस इतना ही आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसको स्टार लगा के आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। जो पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे मैं उसको रीड आउट करूँगा, आपको भी बस ध्यान से उसको सुनते रहना है। याद करने की ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने की या प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि लूसेंट जो है बहुत बड़ा है और उसके अंतर्गत पॉलिटी का जो चैप्टर है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि मेनली जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही आते हैं। तो आपको सब कुछ रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस ध्यान से सुनते जाना है और समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। मूल संविधान में अनुच्छेद 153 यानी 153 में यह उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के लिए, कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 153 राज्यपाल से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? 153। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि राज्यपाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यानी कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना आवश्यक है, राज्यपाल होगा राज्य के लिए, यह लिखा गया है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत। और एक राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी कि जैसे आपको पता होगा अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के अगर कोई राज्यपाल हैं तो उनको छत्तीसगढ़ का भी कार्यभार दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार देख सकता है। समझ में आया क्या आपको पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यपाल पद नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में निम्न योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। देखिए यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल होने की योग्यता यह है कि 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, किसी भी प्रकार के लाभ का पद पर न हो। इसका अर्थ यह होता है कि वह किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी के रूप में कार्यरत न हो, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वह पैसे प्राप्त न करता हो किसी कार्य को करने के लिए। समझ में आया क्या? मतलब इम्प्लॉय नहीं होगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी थे, ये पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते थे
तो उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी, यानी कि कोई भी नौकरी नहीं कर सकते हैं अगर आप राज्यसभा ये जो अपने क्या बोलते हैं अपन राज्यपाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या राज्यपाल बन रहे हैं, तो उसी प्रकार से ठीक है वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी राज्यपाल रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। देखिए इसको मैं पढ़ देता हूँ फिर उसको समझाता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) के अंतर्गत यह लिखा है। वह पद त्याग कर सकता है। कौन? राज्यपाल पद त्याग कर सकता है अनुच्छेद 156(2) के तहत। देखिए भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया का उल्लेख है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो कि आपको पता होगा महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल को पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। समझ में आया? राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं कि हमारा जो देश है, भारत देश है, राज्यों का संघ है, यानी कि छोटे छोटे राज्यों को मिला के हमारा जो भारत बनता है, ये राज्यों का छोटे छोटे संघ है। तो इसको जो है सेंट्रल एरिया से, मान लीजिए दिल्ली से, सबको कंट्रोल करना है अलग अलग राज्यों को। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति की, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति की ये सब व्यवस्था जो है की गई है। और जो संघात्मक व्यवस्था है ये भी आपको ध्यान रखना है कि संघ जैसी व्यवस्था होगी ये कनाडा के देश से ली गई है। सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसने भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट डली हुई है, आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसको देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। यह 5 वर्षों के लिए नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे तो उसको वहाँ से 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी हटा सकता है। 5 वर्ष फिक्स नहीं होता है, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि 5 वर्ष ही रहेगा, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्यपाल का जो वेतन होता है 3,50,000 मासिक है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,50,000 मासिक होता है राज्यपाल का वेतन। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति जी जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने शपथ लेते हैं, अपने पद की शपथ लेते हैं। देखिए यहाँ से ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जैसे कि अभी JY चंद्रचूड़ हैं, तो जो चंद्रचूड़ जी हैं वो दिलाते हैं अभी शपथ किसको? राष्ट्रपति को। यानी कि मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको दिलाएंगे? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो जो उच्च न्यायालय मतलब राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, राज्य के अंतर्गत जो मुख्य न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, वो शपथ वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे शपथ राज्यपाल को। और जो सर्वोच्च न्यायालय यानी पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे जो न्यायालय होगा उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे शपथ किसको? राष्ट्रपति को। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जितने पॉइंट मैंने स्टार लगा के बताए हैं। राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखो क्या लिखा है। वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। किसके विरुद्ध? राज्यपाल के विरुद्ध। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। ये कुछ पॉइंट हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं। कार्यपालिका संबंधी क्या क्या कार्य है राज्यपाल के, उसको पढ़ेंगे अपन। देखिए, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जैसे कि संघ की समस्त कार्यपालिका के जो कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
तो प्रधानमंत्री की शपथ अगर कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति दे जाते हैं। मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है तो मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाते हैं हमारे राज्यपाल जी। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये जो पॉइंट दो मैंने बताए हैं, इन तीनों कार्यपालिका के संबंध में कार्य राज्यपाल के, इनको आपको याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकेंगे। ठीक है। राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जो हमारा राज्य होगा, राज्य के अंतर्गत मुख्य न्यायालय होगा, मुख्य न्यायालय के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय जो होगा हमारा राज्य का, उसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश होंगे और भी न्यायाधीश होंगे। तो उन जो सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं राज्यपाल जी की, इनको आप न्यायाधीश बनाइए, ये लोग ज़्यादा योग्य हैं। ठीक है। तो ये जो परामर्श देने का काम करते हैं राज्यपाल करते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सके। यानी कि राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि मुख्यमंत्री जी क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से शासन कर रहे हैं, ये सब जानकारी ले सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। यानी कि केंद्र सरकार का अभिकर्ता का मतलब ये हुआ, केंद्र सरकार जैसे कि पूरा जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र सरकार पूरे स्टेट को चलाती है, राज्य को चलाती है। तो राज्य में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व तो राज्यपाल कर रहा है। तो राज्यपाल ही मेनली सब कुछ देखता है, राज्य को चलाता है जब राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य को पूरा संभालने का कार्यभार, मतलब मुख्यमंत्री को वहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री को साइड में बिठा दिया जाता है और सब कुछ कार्यभार देखने का काम कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। कब? जब राष्ट्रपति शासन लगता है। आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल पूरा देखरेख करते हैं, राज्य को चलाते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। यह एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुलाधिपति मतलब चांसलर, और वाइस, ये उप कुलापति मतलब वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर को नियुक्त कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और चांसलर विश्वविद्यालय के कौन होते हैं? कुलाधिपति कौन होते हैं? ये राज्यपाल होते हैं। ये पदेन होता है, ठीक ना। किस जो हमारे राज्य के स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उन सबके चांसलर कौन माने जाएंगे? राज्यपाल माने जाएंगे, पदेन होते हैं। जैसे कि राज्यपाल जो होंगे सभी विश्वविद्यालय जितने होंगे राज्य सरकार के अंतर्गत, उन सभी के चांसलर होंगे। और वो जो हैं वाइस चांसलर को नियुक्त करेंगे, यानी कि कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति करता है। कौन? अपना राज्यपाल। जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है, उनको नियुक्त करता है 1/6 सदस्य संख्या के। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा से संबंधित तत्समान सूची में सहकारी आंदोलन सम्मिलित नहीं है। विधायी अधिकार हमने ये पढ़ा था, कार्यपालिका से संबंधित कितने अधिकार हैं किसके? राज्यपाल के। अब हम लोग पढ़ेंगे विधायी संबंधी अधिकार कितने हैं राज्यपाल के, क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपन इसको। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 में ये लिखा गया है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्राह्वान करता है, यानी कि सत्र को स्टार्ट करवाता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। किसका? विधानमंडल का। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता भी है राज्यपाल। ध्यान रखिए कि लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, बट उसको संयुक्त अधिवेशन को बुलाते कौन है? आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। तो वो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, मैं पढ़ा चुका हूँ। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के से संपर्क करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है। जिस प्रकार से अपने जो है संसद में जो कोई विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद से वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई राज्य सरकार या विधानमंडल अपना
पारित होता है विधेयक, तो राज्यपाल जब उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। ये पॉइंट लिखा है। यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला क्या लिखा है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिससे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। जो यह अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल तो उसी तरह से उसको फॉलो किया जाएगा जैसे विधानसभा से कोई अधिनियम पारित हुआ हो। ठीक है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है 6 सप्ताह के बाद। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखो, अपन इसको ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान से सुनना है पॉइंट को। आपको एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन रिलेट करके आएगा तो बन जाएगा, इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, आगे देखो। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। कौन? राज्यपाल। यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, अगर संघ में ये बात होती है तो लोकसभा में, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ये निर्णय लेते हैं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, अगर ये जो अपने विधानसभा के अंतर्गत होती है, विधानसभा का मतलब देखिए जो अपने राज्य के अंतर्गत सभा होती है जहाँ पे मुख्यमंत्री लोग बैठते हैं इसको विधानसभा बोलते हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह सब लोग बैठते हैं उसको लोकसभा बोलते हैं। तो ये दोनों ही डिफरेंस है, इनको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे कि यहाँ पे लोकसभा में होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष उसका निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार से राज्यसभा में होता है, यानी राज्यसभा नहीं, विधानमंडल में विधानसभा के अंतर्गत होता है, जो राज्य के अंतर्गत होता है, तो वहाँ पे भी विधानसभा के अध्यक्ष जो होंगे उसके निर्णय लेते हैं। अगर मान लीजिए कि उस पर, देखिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि क्या लिखा है यहाँ पे, राज्य धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है राज्यपाल। लेकिन अगर फिर से वहाँ से विधानमंडल से दोबारा पारित करके दोबारा से आ जाता है राज्यपाल के पास सिग्नेचर करने के लिए, तो राज्यपाल को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, दोबारा से उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते राज्यपाल। ये पॉइंट लिखा है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे, ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है, यानी कि उच्च न्यायालय की शक्तियों का अगर कम करता है तो राज्यपाल जो होंगे उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा है। यानी कि जब राज्यपाल को लगता है कि ऐसा कोई विधेयक पारित कर रही है राज्य सरकार जिससे उच्च न्यायालय की शक्तियों को उच्च न्यायालय की शक्तियां कमजोर हो सकती हैं, तो वह राष्ट्रपति की परमिशन से उस विधेयक को रिजर्व कर सकता है, यानी कि रोक सकता है, रख सकता है अपने पास, उसको मतलब आगे पास नहीं होने दे सकता है। तो ये राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखो, वित्तीय अधिकार। वित्त से संबंधित क्या क्या अधिकार हैं राज्यपाल के पास? राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए करता है। जिस प्रकार से लोकसभा में जो अपना बजट प्रस्तुत किया जाता है तो बजट प्रस्तुत करने राष्ट्रपति के द्वारा बजट प्रस्तुत करवाया जाता है वित्त मंत्री के हाथों। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यपाल के द्वारा वित्त मंत्री जो राज्य के वित्त मंत्री होंगे उनके हाथों बजट प्रस्तुत करवाया जाता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है। विधानमंडल में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। कोई भी विधेयक जो विधानसभा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्यपाल की संतुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकेगा जब तक राज्यपाल इसकी संतुति नहीं कर दें, यानी जब तक राज्यपाल इसको पारित नहीं करेंगे तब तक वो धन विधेयक वाला जो
धन विधेयक से अगर कोई पैसा निकालने की बात है तो उसको पहले राज्यपाल के पास दिखा के साइन करवाना पड़ेगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्ट करता है। न्यायिक अधिकार क्या क्या हैं राज्यपाल के? राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति भी दंड को क्षमा कर सकते हैं उसी प्रकार से राज्यपाल के दंड क्षमा करने की क्षमता होती है, मतलब पावर होता है राज्यपाल के पास। उसका प्रतिलंबन यानी कम करने का, विराम या परिहार कर सकेगा, या दंडाशेष का निलंबन कर सकेगा, परिहार लघुकरण कर सकेगा। ये मतलब सब राष्ट्रपति वाले सेम टू सेम पॉइंट हैं। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के दंडादेश को मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। ये थोड़े से डिफरेंस हैं। आपात के संबंध में राज्यपाल की शक्ति क्या क्या होगी? जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है, यानी कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, या जब राज्यपाल को ऐसा लगेगा कि सब कुछ नियम कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार से राज्य को नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर, यानी राष्ट्रपति को ये अनुमति लेकर बताकर राष्ट्रपति को यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर लें। इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और राष्ट्रपति शासन के बाद राज्यपाल उस क्षेत्र को पूरा देख रेख अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे आर्टिकल जब 370 हटाया गया था उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, किस पर? जम्मू कश्मीर पर, और राज्यपाल उसको सब कुछ देख रहे थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की स्थिति क्या है? यदि हम राज्यपाल के उपर्युक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें, यानी कि देखें, तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, न कि राज्यपाल के पास। मंत्रिपरिषद में मुख्य कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जो है ज़्यादा पावर होता है राज्यपाल के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने संसदीय व्यवस्था को लागू किया है अपने भारत देश के संविधान में। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। असाधारण स्थितियों का मतलब जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब वह अपने इच्छानुसार कार्य कर सकता है, वैसे मेनली मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कार्य करते हैं। विधान परिषद क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, विधान परिषद से संबंधित आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 169, इसको आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जिस प्रकार से संघ यानी कि जो अपना लोकसभा होती है उसके बाद होती है राज्यसभा, जो मुख्य हमारा उच्च सदन होता है, देश का उच्च सदन होता है, वो होता है हमारा राज्यसभा। उसी प्रकार से राज्य का यानी कि एक स्टेट का उच्च सदन कौन होता है? तो यह होता है विधान परिषद। और निम्न सदन, एक राज्य का निम्न सदन कौन होता है? विधानसभा। तो इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे देखो, यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। यानी कि अगर पूर्ण बहुमत से ये पास हो जाता है विधेयक कि हम लोग अपना विधान परिषद बनाना चाहते हैं एक राज्य में, तो विधान परिषद बना सकती हैं। और पहले से अगर कोई बना हुआ है तो उसको अगर हटाना है तो भी पूर्ण बहुमत से या फिर उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसको हटाया भी जा सकता है। विधान परिषद को खत्म भी किया जा सकता है, विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है अगर किसी राज्य में नहीं है तो। ठीक है, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, और ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन्हीं राज्यों में ही विधान परिषदें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला पॉइंट देखो,
विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की, ये जो है ना, ये 9975 पे जो लिखा है, ये विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है। इसको आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ क्या यहाँ पे इसका मतलब है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 300 अगर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है तो उसके 100 सदस्य बनाए जा सकते हैं, विधान परिषद के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है जिसमें 40 से भी कम है विधान परिषद के अंतर्गत, शायद नहीं है ये, जैसे कि लास्ट वाला तेलंगाना है, विधान परिषद में सबसे कम तेलंगाना वाली विधान परिषद के अंतर्गत है 40। तो किसी भी विधान परिषद के अंतर्गत 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? विधानसभा के 1/3 सदस्यों की संख्या के बराबर। इसको आपको पता होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, वह उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिस प्रकार से हमारे उच्च सदन में होता है, यानी कि राज्यसभा में होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, या 6 वर्ष के लिए नहीं रहता है। ये पॉइंट है। आगे देखो, ये सब पॉइंट आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधान परिषद पढ़ चुके हैं, विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है, यानी कि भंग कर सकता है। विधानसभा को कौन विघटित कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। और लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विधानसभा के 17वासान यानी कि प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा जारी किए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं 17वासान के आदेश। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु है? 30 वर्ष है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु है? 35 वर्ष है। तीनों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, यानी कि विधानसभा के अंतर्गत कम से कम 60 सदस्य होने आवश्यक हैं। कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे कि अपवाद है, गोवा में 40 हैं विधानसभा की सीटों की संख्या, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, विधान सभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है आर्टिकल 332 के अंतर्गत। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो कि इसकी बैठकों का संचालन करता है। कौन? विधानसभा के अध्यक्ष। ये सब पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अपने देश की कार्यपालिका के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारी संविधान या हमारा विधानसभा जो है कैसे कार्य करती है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक मत देता है, यानी कि 50-50 की बात हो जाए। कोई भी अगर अधिक विधेयक पारित हो रहा है तो उसमें 50% लोग ये बोल रहे हैं, 50% दूसरी बात के लिए बोल रहे हैं, तो वहाँ पे जो है विधानसभा के अध्यक्ष भी अपना मत दे सकते हैं, परंतु जनरली वो अपना मत नहीं देते हैं बाकी के केसेस में। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी जब विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की बात चल रही है तो विधानसभा की अध्यक्षता उस समय विधानसभा के अध्यक्ष जी नहीं करेंगे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष लेता है, और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। सदन के बैठकों के लिए सदन की कुल सदस्यों की 10 यानी कि 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन विधानसभा के लिए भी है, और ये चीज़ जो है लोकसभा के लिए है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है गणपूर्ति के लिए लोकसभा के अंतर्गत कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए लोकसभा के संचालन के लिए, या फिर विधानसभा के संचालन के लिए। तो जो इतने सदस्य संख्या रहेंगी उसके 1/10 सदस्य कम से कम संसद के अंतर्गत उपस्थित होने चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही आगे स्टार्ट की जाती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये 1/10 आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। विधानसभा के अधिकार और कार्य के बारे में पढ़ते हैं। विधि निर्माण के बारे में क्या कार्य होते हैं विधानसभा के? इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। किसको? विधानसभा को। मतलब राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये मैंने आपको तीनों पढ़ा रखे हैं। तो जो राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी
क्या बताते हैं विषय हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उन पे अगर कोई नियम कानून बनाना है तो विधानसभा नियम बना सकती है। समवर्ती सूची से संबंध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल की विधि निर्माण कर सकता है। यानी कि जैसे जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो प्रावधान यानी कि जो विषय हैं उन पर जो है जिस प्रकार से लोकसभा बनाती है नियम, उसी प्रकार से विधानसभा भी बना सकती है उस पर। किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की स्थिति पैदा होती है तब संसदीय विधि ज़्यादा मतलब मानी जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी समवर्ती सूची का विषय है और उस पर राज्य सरकार ने अलग नियम बना दिया और केंद्र सरकार ने अलग नियम बना दिया, तो जो केंद्र सरकार ने जो नियम या रूल जो भी विधेयक पारित किया रहेगा उसके हिसाब से कार्य होगा। ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, क्या क्या पॉइंट है इसके अंतर्गत। राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है यह विधेयक, और विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संतुतियां तो दे सकती है, किंतु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन करने के लिए कह सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है, मतलब पारित मान लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर सहमति देनी पड़ती है। यानी कि विधानसभा के द्वारा पारित हो गया है तो उसको जो विधान परिषद रहेगा वहाँ से पारित मान लिया जाता है 14 दिन के बाद, और उसको राज्यपाल को साइन करने के लिए भेज दिया जाता है। कार्यपालिका का नियंत्रण, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सूचना मंत्रिपरिषद को पूरा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वहाँ पे पूरे मंत्रिमंडल को अपने पद से इस्तीफा देनी पड़ती है, मुख्यमंत्री समेत। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, यानी कि उसके विरोध में विश्वास प्रस्ताव पारित करवाया जाता है, तो अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसको पद पे बने रहते हैं सभी लोग। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो है अलग अलग राज्यों के विधान और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या लिखी हुई है। तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या में से सबसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक विधानसभा के सदस्यों की संख्या कौन से राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है। विधानसभा की सबसे अधिक सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश की है जो कि 403 है। और अपने अपने राज्यों के आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 230 है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से प्राप्त होता है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राज्य जो अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य संसद के जितने सदस्य होंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर्गत भाग लेते हैं। यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ये तीनों सभाओं के व्यक्ति जो होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन, ये राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, और ये सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया बेसिक ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, शपथ और त्यागपत्र, किसको और कौन शपथ दिलाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय जो होगा उसके मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल अपना क्या बोलते हैं, त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही राज्यपाल को नियुक्त किया रहता है। शपथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और अपना इस्तीफा भी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को ही देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष शपथ नहीं होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होंगे उनको इस्तीफा देंगे। ये पॉइंट है। मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य की विधानसभा। तो राज्य की विधानसभा के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होती है उसका मुख्य जो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नहीं, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा वो कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के अंतर्गत, जो सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं उसके उसी सदस्यों में से प्रमुख किसी एक व्यक्ति को बना दिया जाता है, तो उसको मुख्यमंत्री बोला जाता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। यानी कि मंत्रिपरिषद अगर कोई निर्णय लेता है यानी तो उन सब की बातों को मुख्यमंत्री जो होगा राज्यपाल तक पहुंचाता है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे 91वां यानी कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कितने परसेंट? 15%। 15% का मतलब क्या है? जितनी भी जितनी भी विधानसभा के अंतर्गत सीटों की संख्या है, यानी कि मान लीजिए अगर 100 सीटें हैं विधानसभा के अंतर्गत, राज्य की विधानसभा के अंतर्गत, तो उसमें कम से अधिक 15 व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य मंत्री। उससे अधिक व्यक्तियों को नहीं बनाया जा सकता। और कम से कम 12 व्यक्तियों को मंत्री परिषद की कुल सदस्य संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ये मतलब मंत्री कितने, कम से कम 12 मंत्री बनाए जाने अनिवार्य हैं। और अगर सदस्य सीटों की संख्या, अगर टोटल सीटों की संख्या 100 है तो 15% जो है, मतलब अगर 300 है तो 15 दूना 30, 15 तिया 45 से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। इस तरह से आप समझेंगे। 15% से अधिक विधानसभा के सीटों की संख्या के 15% से अधिक व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं बनाया जाएगा, यानी मंत्रिपरिषद का मंत्री नहीं बनाया जाएगा। समझ में आया क्या? और कम से कम 12 लोगों को मंत्री बनाया जाना आवश्यक है, अलग अलग विभागों के। और ये नियम जो 15% वाला नियम है लोकसभा के विषय में सेम टू सेम यही है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद को पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा यह करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की बात पहुंचा दी तो मुख्यमंत्री बाकी सब लोगों के पास बात पहुंचा देंगे, क्योंकि जो उन बाकी सब लोगों के मुख्य कौन है? मुख्यमंत्री ही होते हैं। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये हमारा विधान परिषद और विधानसभा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे उपराज्यपालों को भेजा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप में और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर अभी हट गया है, इसको आपको याद नहीं रखना है, ये एक राज्य बन गया है। पहले ये एक केंद्र शासित राज्य था, लेकिन अभी एक स्वतंत्र राज्य है। उपराज्यपाल कहा जाता है। जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अनुच्छेद 239 क 5 के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली एवं पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है तथा
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि सीधा सा इसमें इन सब पॉइंट में आपको याद क्या रखना है कि देखिए यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दिल्ली और पुदुचेरी में मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि यह केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे दिल्ली के भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जबकि दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसको अपन खत्म करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद कि इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको इसी वीडियो के अंतर्गत कुछ समय पहले बताया था कि संघीय व्यवस्था जो है, संघवाद यानी कि छोटे छोटे राज्यों को और केंद्र कैसे मैनेज करेगा, ये जो व्यवस्था ली गई है यह कनाडा देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। यानी न्यायपालिका सबके लिए सेम रहेगी और प्रशासनिक और जो भी ये विधायी शक्तियाँ होंगी इनको जो है केंद्र और राज्य के बीच में बांटा गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, ये सभी न्यायालय, अगर कोई भी एक न्यायालय जो निर्णय लेता है वो सभी देश के मतलब सभी देश के जितने भी न्यायालय होंगे उन सब के लिए सेम ही नियम कानून रहता है, किसी के लिए अलग अलग नहीं रहता है। जबकि विधायक कैसे कैसे शासन करना है, कौन सा राज्य में कौन सा नियम लागू करना है, ये राज्य सरकारें तय करती हैं विधानसभा के अंतर्गत अपने नियम पारित करके। तो ये अलग अलग शक्तियाँ हैं, दी गई हैं अलग अलग राज्यों के लिए कि आप अपने हिसाब से नियम कानून चला सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका के विषय में ऐसा नहीं है। पूरा जो न्यायपालिका है, हमारा न्याय कैसे होगा, पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही न्यायपालिका है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे के विषय में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। समझ में आया क्या आपको? तो 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची में जितने विषय हैं उस पर संघ यानी कि केंद्र सरकार अपनी नियम कानून बनाएगा। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार नहीं बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों ही अपने नियम कानून बना सकती है। और दोनों ही अगर सेम नियम कानून बनाती हैं, मतलब एक ही के बीच में विवाद की स्थिति पैदा होती है, तो संघ ने जो नियम बनाया रहेगा वो फॉलो होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर कोई विषय पे बनाया है तो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। देखिए इसमें से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है, संघीय व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से ली गई है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये शक्तियाँ अलग अलग केंद्र और राज्य के बीच में बांटी गई हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बस। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका को है, यानी कि संसद को है। इस सूची में कुल 100 विषय हैं। ये विषय भी आपको ध्यान रखना है कि संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, 100 विषय आते हैं। इसमें मुख्यतः रक्षा यानी केंद्र सरकार को जो भी राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी। विदेशी मामले, विदेश से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे, दूसरे देशों से क्या कैसे करना है, क्या क्या नियम कानून बनाना है, वो सब जो है केंद्र सरकार बनाएगी। युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रशासन, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, ये आपको ध्यान रखना है, रेल और वायु एवं जल परिवहन आदि, इन सब पे जो नियम कानून बनाएगी ये केंद्र सरकार बनाएगी। ये सब मैं ऑलरेडी आपको समवर्ती सूची जब मैंने पढ़ाया था सूचियाँ अब पढ़ा चुका हूँ, फिर भी इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर से याद अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें से आपको याद रखने का ट्रिक ये है कि जो बड़े कार्य रहेंगे उसको संघ सूची में रखा गया है, जो छोटे मोटे कार्य रहेंगे उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा, और उससे भी जो छोटे कार्य रहेंगे उनको दोनों समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इसमें दोनों नियम बना सकते हैं। इसमें देखिए राज्य सूची के अंतर्गत कितने टोटल विषय हैं, इसके अंतर्गत टोटल 61 विषय हैं इस समय। ठीक है, सॉरी, इस समय टोटल मूलतः 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, पहले इसमें 66 थे, जिसमें मुख्यतः लोक सेवा, कृषि किसका कार्य है, कृषि के बारे में कौन देखेगा, राज्य देखेगा अच्छे से छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके। और भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पूछा जाता है, पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से देखते होंगे कि आप एमपी पुलिस अलग होती है, मुंबई पुलिस अलग होती है, दिल्ली पुलिस अलग होती है, इसी कारण से।
और जो रक्षा आपका है बीएसएफ हो गया, ये सब जो रहते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। नेवी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो समवर्ती सूची के बारे में, इसमें शामिल कितने विषय हैं टोटल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विषय कितने हैं संघ सूची समवर्ती सूची में। तो 61 विषय इसमें हैं राज्य सूची के अंतर्गत, 100 विषय हैं आपके संघ सूची में, और यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं 52 विषय हैं आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो ये आपको आपको ध्यान रखना है। मूलतः इसमें 47 विषय थे, बाद में इसमें से ये निकाल के जो छाछड़ थे तो इसको इसमें डाल दिया गया था। इसमें प्रमुख कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा पे दोनों ही नियम बना सकते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार। आर्थिक सामाजिक योजना 1, इसमें आपको याद रखने कितना पॉइंट है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस जो होती है राज्य सूची के अंतर्गत आती है, विदेशी मामले, व्यापार, रेल और डाक और ये सीमा शुल्क, रक्षा से रिलेटेड मामले संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बस इतने ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सब रटने की जरूरत नहीं है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको तो आपको रट ही जाना होना चाहिए कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 के द्वारा हुआ था, जिसमें 1 शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट यानी कि जो मापने की इकाई होती है 1 kg का जो बाट होता है वह माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, इनमें से हटा करके, ठीक है, राज्य सूची से। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं, जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। यानी कि वे सारे विषय जिन पर ना तो इनके अंतर्गत किसी भी विषयों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, उस पर जो विधेयक या नियम कानून जो भी बनाएगी वो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। समझ में आया। अब देखो नोट को पढ़ते हैं अपन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है नोट के अंतर्गत, ठीक ना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन पढ़ते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि देखो इसको मैं अभी बता चुका हूँ कुछ समय पहले, लेकिन फिर भी क्लियरिफाई करने के लिए एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति हो जाती है। यानी कि अगर 2/3 बहुमत से यह पारित कर दिया जाए कि हम लोग राज्य सरकार इस पर नियम नहीं बनाएगी जो ये सूची में सम्मिलित है राज्य सूची में, तो वहाँ पे केंद्र सरकार को बनाने की शक्ति भी मिल जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया। देखो वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए कैसे क्या कहना क्या जा रहा है, ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जो राज्य सूची में जितने भी विषय हैं, अगर उस पर राज्य सरकार विषय नियम कानून नहीं बनाना चाहती है तो वह 2/3 बहुमत से ये पारित कर देगी और केंद्र सरकार को बोलेगी कि आप इस पर नियम कानून बनाएं, विषय जो भी अध्यादेश बनाना है पारित करें वहाँ से। तो वहाँ से जो नियम कानून बन के आएगा उसको राज्यसभा में पारित मान लिया जाएगा और यह 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा, और उसको जो है अपनी राज्य सरकार होगी बार बार उसको बढ़ा सकती है कि हाँ ये नेक्स्ट ईयर तक के लिए वैलिड करती रहेगी। इस तरह से राष्ट्रीय आपात व राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। इसी नियम का कार्य क्या बोलते हैं, फायदा उठा करके 370 को हटाया गया था, आर्टिकल 370 को। आपको इसको ध्यान रखना है। कैसे, राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन, जब 370 हटाया गया तो राष्ट्रपति शासन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति शासन के समय संसद यानी कि केंद्र सरकार को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जो राज्य सूची में जितने विषय लिखे गए हैं उन पर भी कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकता है। तो राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्यों की सहमति पर तो ये 2/3 बहुमत से ये बोल देगा, राज्य सरकार बोल देगी कि आप बनाइए तो बना सकती है। बट अगर राज्यों की सहमति नहीं है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तब भी केंद्र सरकार वहाँ पे नियम कानून बना सकती है, किसमें, राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय हैं उन पर। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और देखो संघ के
प्रमुख राजस्व स्रोत हैं। संघ यानी केंद्र सरकार के प्रमुख राजस्व के स्रोत क्या हैं, यानी सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आते हैं केंद्र सरकार के पास। निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, भूमि कृषि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार, ये सब कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, जस्ट सेकेंड। जस्ट सेकेंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सब पॉइंट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमने जितनी पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, इनको आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसको पहले योजना आयोग भी बोला जाता था। योजना आयोग अब बोला जाता है, पहले इसको नीति आयोग बोला जाता था। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। इसको आपको ध्यान से देखना है और अंत तक अच्छे से देख चुके होंगे, तभी आपको यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा, इसका मतलब आप सिंसियर हैं, पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को, उन दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो लूसेंट पढ़ रहे हैं। लूसेंट तो हर ही व्यक्ति पढ़ता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि लूसेंट को इस तरह से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए इस तरह से मस्त हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।